वेलकम टू वागीश्वरी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसमें है रबी की फसलों के रोग। उसमें हम पढ़ेंगे जो रबी की फसलों के रोग, उसमें महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा रोग है वो है गेहूं का जो रोली रोग है, वो इम्पोर्टेंट है। और ये 3 तरह की रोली है, एक तो काला रोली रोग और एक स्तंभ रोली रोग, ये पीला रोली रोग और एक भूरा रोली रोग। 3 रोली रोग इम्पोर्टेंट आते हैं इसमें। तो हम पहले पढ़ेंगे गेहूं का काला या स्तंभ रोली रोग के बारे में। तो बात करते हैं हम काला या स्तंभ रोली रोग क्यों कहा जाता है इसको। पहली बात तो क्योंकि स्तंभ से जो है इसकी शुरुआत हो रही है, इसलिए स्तंभ रोली रोग, स्तंभ में इसके लक्षण अधिक प्रकट होते हैं। धीरे धीरे पूरे पौधे पर ही प्रकट होने लगते हैं, लेकिन शुरुआत जो है वो स्तंभ पर होती है। दूसरी चीज़, ये जो काला रोली रोग है, इसको ये नाम इसका काला क्यों पड़ा है, तो काला रोली रोग इसलिए है क्योंकि पहले ये जो बीजाणु बनते हैं वो भूरे रंग के, और बाद में धीरे धीरे फसल पकती है तो ये काले पड़ जाते हैं, इसलिए इसको काला रोली रोग कहते हैं। अब हम इसके लक्षणों की बात करते हैं, इस रोग के लक्षण क्या क्या है। तो देखो लक्षणों में ये जो हमें ये फोटो दिख रही है, इस फोटो के अंदर गौर से देखिए, इस पौधे के ऊपर आपको यहाँ पर ये जंग जैसा लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इनको स्फोट कहा जाता है। ये यूरिडीनेम है और इसके अंदर यूरेडो बीजाणु बनते हैं। तो पौधों के तनों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर इस तरह के हमें स्फोट नज़र आएंगे, और इसके कारण क्या होगा कि पौधे बौने रह जाएंगे, फसल जब पकेगी तो ये स्फोट काले रंग के हो जाते हैं, इसलिए काला रोली रोग बन जाता है। और जो फसल पकती है, जो पौधे हैं उनको पोषण पूरा नहीं मिल पाने के कारण ये पौधे बौने रह जाते हैं इस संक्रमण के कारण। और बालियों में जो दाने बनते हैं वो सिकुड़े हुए या कम भार के, या फिर कई बार बालियों में दाने बनते ही नहीं हैं। और भूसा जो है इसका भंगूर होता है, यानी टूटकर चूर चूर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रोगजनक की। तो इसका एक छोटा क्वेश्चन बनता है रोगजनक का, जैसे गेहूं का काला रोली रोग है, उसके रोगजनक का नाम बताइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए 1 नंबर का क्वेश्चन। क्योंकि इस पार्ट में से मैंने पहले जैसे बताया था, ये जो पार्ट है इसमें से ये 6 नंबर की यूनिट है पूरी। जो 3 रोग आते हैं इसमें, खरीफ की फसलों के रोग, रबी की फसलों के रोग और महत्वपूर्ण फलों के रोग। जो महत्वपूर्ण फलों के रोग हम पहले पढ़ चुके हैं, वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा चैनल पर, और अपलोड हो चुका होगा, पहले बन चुका है ये वीडियो, और लाइव वीडियो भी बन चुका है इसका, फलों के महत्वपूर्ण रोगों का। और दूसरा जो है रबी की फसलों के रोग, और फिर आता है खरीफ की फसलों के रोग। तो जो ये तीनों चैप्टर मिला के 6 नंबर का है, उसमें से एक अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है लघुतरात्मक 2 नंबर का, और एक क्वेश्चन आता है लघुतरात्मक 3 नंबर का। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार कि जो काला रोली रोग है उसके रोग कारक का नाम बताइए। तो इसका रोग कारक है पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। इसकी जो प्रजाति है वो है ट्रिटिसाई। क्योंकि ये जो प्रजाति है ट्रिटिसाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि गेहूं के पौधों को ये संक्रमित कर रहा है, इसलिए इस प्रजाति को जो है ट्रिटिसाई कहा गया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इसके रोगजनक के बारे में थोड़ी सी। इस रोगजनक की विशेषताएं देखें हम, तो ये एक विकल्पी है, विकल्पी परजीवी है। विकल्पी परजीवी का मतलब हो गया कि एक जीव पर ये जीव निर्भर नहीं रहता, 2 या अधिक परपोषियों पर जीवित रहता है, अपना जीवन चक्र व्यतीत करता है, इसलिए इसको विकल्पी कहा जाता है। और बहुरूपी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना जो है अलग अलग रूपों में पाया जाता है, इसके अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं। जैसे देखिए यूरेडो बीजाणु, ये इसके 5 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। जीवन चक्र में 5 प्रकार के इसके बीजाणु बनते हैं। पहला आ जाता है यूरेडो बीजाणु, दूसरा आता है टीलियो बीजाणु, तीसरा आता है बेसिडियो बीजाणु, चौथा हो गया पिकनो बीजाणु, और 5वां हो गया ईसियो बीजाणु। ये 5 तरह के बीजाणु इसमें बनते हैं। तो हम एक डायग्राम के द्वारा इन बीजाणु की क्या क्या विशेषता है उसको समझ लेते हैं। जैसे कि यूरेडो बीजाणु है वो कैसे हो गए कि एक कोशिकी होते हैं, दीर्घवृत्ताकार हो सकते हैं, द्विकेंद्रकीय होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, और भित्ति पर लघु शूल होते हैं, छोटे छोटे शूल होते हैं। तो इस चीज़ को हम एक डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि इनकी जो विशेषताएँ हैं, क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम हम इसमें देख रहे हैं, ये एक लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ पक्सीनिया। जो इसका बीजाणु है पक्सीनिया, पक्सीनिया जो ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई हमने पढ़ा, इसका रोग कारक, उसकी लाइफ साइकिल हम देख रहे हैं। मैंने बताया था कि 2 परपोषियों पर जीवित रहता है, इसलिए एक तो इस विशेषता के कारण इसको भिन्नाश्रयी कवक भी कहा जाता है। ये जो कवक है वो भिन्नाश्रयी कवक कहलाता है।
भिन्नाश्रयी इसलिए कहते हैं क्योंकि भिन्न अलग अलग पौधों पर आश्रित है। पहला इसका परपोषी, प्राथमिक परपोषी जो होता है इसका, वो होता है ये गेहूं का पौधा। प्राथमिक परपोषी इसका गेहूं का पौधा। द्वितीयक परपोषी होता है इसका बर्बेरिस की झाड़ी। बर्बेरिस की जो घास के वाले पौधे हैं बर्बेरिस, वो इसका द्वितीयक परपोषी या इसको समपार्श्विक परपोषी या एकांतर परपोषी कह सकते हैं। तो दो परपोषियों पर ये डिपेंड है। एक तो परपोषी हो गया प्राथमिक परपोषी इसका गेहूं, और द्वितीयक परपोषी हो गया इसका ये बार्बरिस की झाड़ी। दो पर डिपेंड है, इसलिए इसको भिन्नाश्रयी कवक कहा जाता है। तो ये हो गया इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट वर्ड हो गया कि इसको हम भिन्नाश्रयी कवक कहते हैं। तो भिन्नाश्रयी के लिए ये मैंने बता दिया कि दो अलग अलग पर ये डिपेंड रहता है लाइफ साइकिल इसकी, इसलिए इसको भिन्नाश्रयी कवक कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके 5 प्रकार के बीजाणुओं की। तो देखिए पहला जो प्रकार के बीजाणु है वो यूरेडो बीजाणु। फर्स्ट ये यूरेडो बीजाणु बन रहे हैं, और यूरेडो बीजाणु देखिए आप दीर्घवृत्ताकार ये दिख रहे हैं हमें इस तरह से गोल दीर्घवृत्ताकार, और ये जो है एक केंद्र की और वृंत नहीं है अभी इनमें उपस्थित। तो ये यूरेडो बीजाणु गेहूं की ये पत्ती की संरचना है उसके अंदर ये उपस्थित है। बाद में ये यूरेडो बीजाणु जो है परिवर्तित होकर के बनाते हैं टीलियो बीजाणु। ये परिवर्तित होकर बनाएंगे टीलियो बीजाणु। ये जो हमें दिख रहे हैं ये गोल आकृति की रचना और इसमें ये तंतु बन रहे हैं, ये तो हो गए टीलियो बीजाणु। और टीलियो बीजाणु जो है वो अंकुरित होकर अंगुली जैसा उभार बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर में देखिए हमें ये अंगुली जैसा उभार नजर आ रहा है। ये जो अंगुली नुमा उभार है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आसानी से आपको ये उभार दिख जाए। ये आपको यहाँ अंगुली नुमा उभार दिख रहा है ये वाला, ये यहाँ पर अंगुली जैसे उभार दिख रहे हैं आपको। ये जो उभार है ये अंगुली नुमा उभार, इन उभार को जो है प्रोबेसिडियम कहा जाता है। ये प्रोबेसिडियम होते हैं क्योंकि इन पर बेसिडियम बनते हैं, इसलिए इसको प्रोबेसिडियम कहा जाता है। इन पर देखिए छोटे छोटे बेसिडियो बीजाणु बन रहे हैं, बेसिडियम बन रहे हैं, इसलिए इनको कहा जाता है प्रोबेसिडियम। और ये गोल रचना जो दिख रही है छोटी छोटी, ये गोल आकार की रचना कहलाती है बेसिडियो बीजाणु। ये बन गए इसमें बेसिडियो बीजाणु। अब ये बेसिडियो जो बीजाणु बनते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं, तो अगुणित अवस्था में होते हैं। तो ये दो अगुणित बेसिडियो बीजाणु जो है वो ये बीजाणु जो है आपस में संलयित होंगे और पिकनो बनाएंगे। लेकिन ये संलयित कब होंगे? पहले बार्बरिस की जो झाड़ी है उस पर ये संक्रमण करेंगे, ये बीजाणु उस पर पहुंचेंगे और इनसे कवक जाल कवक तंतु बनेंगे, और वो तब कवक तंतु आपस में जुड़ करके और द्विगुणित बन जाते हैं, और उनसे फिर बीजाणु बनते हैं। जो बीजाणु बनेंगे वो पिकनियो बीजाणु कहलाएंगे। अब जो अवस्था बनेगी ये द्विगुणित हो गए यहाँ पर, और ये एक फ्लास्क नुमा रचना बनाते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम में ये फ्लास्क नुमा रचना बन रही है। ये बार्बरिस जो झाड़ी है उसकी पत्ती की आंतरिक संरचना है। यहाँ पर देखिए पत्ती की आंतरिक संरचना, उसमें ये इस तरह से फ्लास्क नुमा रचना बनी है इन कवक तंतुओं के कारण। ये जो फ्लास्क नुमा रचना आपको दिख रही है कवक जाल और कवक तंतुओं के कारण, ये फ्लास्क नुमा रचना पिकनिया कहलाती है। और इस पिकनिया के अंदर पिकनो बीजाणु, ये छोटे छोटे आपको बीजाणु दिख रहे हैं यहाँ पर, ये जो छोटे छोटे बीजाणु बन रहे हैं ये पिकनो बीजाणु कहलाते हैं। अब ये पिकनो बीजाणु क्या करते हैं? ये अंकुरित होते हैं इसी पर, और अंकुरित होकर के देखो आपको बीच बीच में ये धारियाँ दिख रही है इस पर, ये इस तरह की ये जो धारियाँ दिख रही है जगह जगह पर, ये इनका कवक जाल बनता है पिकनो बीजाणु का। और ये कवक जाल फिर आगे फैल करके और अंकुरित होकर फिर बीजाणु बनाता है, और वो बीजाणु ईसियो बीजाणु कहलाते हैं। और ये बीजाणु देखिए गौर से, ये श्रृंखला में लाइन में उपस्थित है, एक लाइन में ये सारे के सारे बीजाणु देखिए यहाँ पर एक लाइन में व्यवस्थित है इस तरह से। तो ये सारे बीजाणु जो है एक लाइन में व्यवस्थित है यहाँ पर। तो ये ईसियो बीजाणु हो गए एक लाइन में व्यवस्थित है इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये लाइन में, इस तरह से लाइन में व्यवस्थित है ईसियो बीजाणु। तो यहाँ पर ये जब ईसियो बीजाणु बन जाते हैं बार्बरिस की झाड़ी में, तो ये ईसियो बीजाणु बन कर के और फिर संक्रमण फैलाते हैं। ये अगला संक्रमण करेंगे, स्वस्थ गेहूं के पौधों को संक्रमित करेंगे, और वहाँ पर उसको संक्रमित करके धीरे धीरे परिवर्तित होकर के ये अंकुरित होकर के और बेसिडियो बीजाणु बनाते हैं। यहाँ से ये अंकुरित होकर के परिवर्तित होकर वापस वही बेसिडियो बीजाणु बनाएंगे। इस तरह से ये लाइफ साइकिल वापस चलती रहेगी, स्वस्थ पौधों पर अगली फसल का ये संक्रमण करते रहेंगे। तो मैंने पहले बताया था, जैसे देखिए इसमें यहाँ हम देख रहे हैं ना कि दो परपोषी हैं, गेहूं और
ये बारबरिस की झाड़ी जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसमें होता क्या है कि जो मैदानी क्षेत्रों में जो यूरेडो बीजाणु होते हैं वो तापमान के कारण जो है नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो यूरेडो बीजाणु है वो नष्ट नहीं हो पाते। तो वो जो पहाड़ी क्षेत्रों में यूरेडो बीजाणु है वो मैदानी क्षेत्रों में इस संक्रमण को फैलाते हैं। तो ज़्यादा कारण ये पहाड़ी क्षेत्रों से यूरेडो बीजाणु मैदानी क्षेत्रों में आने से होता है। दूसरी चीज़, ये जो बारबरिस की झाड़ियाँ, जो घास की कुछ प्रजातियाँ जो बारबरिस वगैरह हैं, तो इनके कारण क्या होता है कि ये बीजाणु इन पर जीवित बने रहते हैं और अगली जो फसल लेते हैं गेहूँ की, स्वस्थ फसल है, स्वस्थ पौधे हैं, उनको ये बीजाणु संक्रमित करते हैं अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर। तो इस तरह से ये एक रोग महामारी के रूप में फैल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए रोग चक्र की बात करते हैं, जो मैंने अभी आपको लाइफ साइकिल समझाई थी। तो इसी का रोग चक्र देखिए, मैंने अभी बताया था आपको, पहाड़ों एवं ऊंचे स्थानों पर ग्रीष्म काल में बोई गई गेहूं की फसल, जंगली गेहूं और समपार्श्विक परपोषी जो है वो इस कवक के लिए गुणन में, इसके वृद्धि में सहायता करते हैं। ये इस रोग को फैलाते हैं। जैसे बारबरिस की कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं, तो देखिए ब्रैकीपोडियम और सेल्वेटिकम, ब्राइजा माइनर और ब्रोमस पेटुस और एंगिना फेटुरा, ये जो प्रजातियां हैं ये इसमें संक्रमण, जो ये घास की प्रजातियां हैं जो अगला जो स्वस्थ पौधा होता है उनमें संक्रमण उत्पन्न करती है। तो ये इसके समपार्श्विक परपोषी होती है घास की प्रजातियां। भारत में जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, पुलनी की पहाड़ियाँ हैं, या हिमालय का जो तराई क्षेत्र है उसमें स्वतः उगे हुए गेहूँ की जो फसल है, जो स्वतः उगी हुई गेहूं की फसल है या ग्रीष्म काल में जो गेहूं की खेती की जाती है, उनमें जो बीजाणु होते हैं यूरेडो बीजाणु, वो एक निवेश द्रव्य का कार्य करते हैं। निवेश द्रव्य का मतलब हो गया कि इनकी थोड़ी सी मात्रा होती है, मिट्टी में उपस्थित हो सकती है या किसी आसपास किसी दूसरे पौधे पर होती है, तो वो वृद्धि करके, गुणन करके और पूरे फसल को धीरे धीरे आसपास के सभी पौधों को संक्रमित करना शुरू करते हैं। तो ये कहलाता है निवेश द्रव्य, इसको कहेंगे हम निवेश द्रव्य का कार्य करती है ये। अब यहाँ देखिए, ये जो मैंने अभी आपको समझाया था, ये पूरा इसकी लाइफ साइकिल हम एक इसको वीडियो के द्वारा समझ सकते हैं। एक वीडियो के द्वारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इसकी लाइफ साइकिल। ये देखिए, ये इस तरह से गेहूं के पौधे से, क्योंकि बीजाणु है तो हवा के माध्यम से संचरित होंगे, हवा के माध्यम से फैलेंगे, तो एक संक्रमित पौधे से स्वस्थ पौधे की ओर, ये एक झाड़ी वाला पौधा हो गया बारबरिस झाड़ी की तरह, और ये हो गया गेहूं का पौधा। ये बारबरिस झाड़ी का पौधा है जो घास वाला पौधा है, जिस पर ये द्वितीय परपोषी है इसका, समपार्श्विक परपोषी, और ये इसका हो गया प्राथमिक परपोषी गेहूं की फसल। तो इस गेहूं की फसल पर जो यूरेडो बीजाणु है वो देखिए हवा के माध्यम से पहुंच रहे हैं उसकी तरफ, जो बारबरिस झाड़ी है। अब देखिए, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये पौधा था संक्रमित पौधा रोली रोग से। अभी देखिए इसको, ये पौधे पर ये रोली रोग के लक्षण ये इस तरह से, ऐसे लग रहा है जैसे पौधे पर पूरे पर जंग लग गई हो, तो इसीलिए इसको रस्ट कहा जाता है, जंग की तरह होते हैं लक्षण, इसलिए रस्ट रोग कहा जाता है। तो इसको रोली रोग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए काला रोली रोग में ये स्तंभ जो है काले काले हो गए, इस पर स्पॉट बन गए काले काले रंग के। ये देखिए पूरी की पूरी फसल संक्रमित हो रही है। ये इस तरह से पत्तियों पर भी स्पॉट है, पूरे भाग पर, ये तने पर स्पॉट है। ये इस तरह से ये स्पॉट आपको दिख रहे हैं, ये भूरे रंग के, ये स्पॉट यहाँ पर यूरेडो बीजाणु है। ये देखिए, इसको और बड़ा करके दिखाएगा स्क्रीन पे आपको। अब ये देखिए, ये जो स्पॉट दिखते हैं ना, उस स्पॉट के अंदर ये यूरेडो बीजाणु होते हैं। ये इस तरह से, जो एक स्पॉट हमने देखा उसमें असंख्य इस तरह के ये यूरेडो बीजाणु है। ये यहाँ पर देखिए, ये दीर्घ वृत्ताकार स्ट्रक्चर होगी और बाहर मैंने कहा था ना कांटे नुमा रचना, छोटे छोटे शूल की तरह से रचनाएं पाई जाती है। तो ये यूरेडो बीजाणु हो गए।
ये बीजाणु इस पर गुणन करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं और हवा के माध्यम से संचरित होते रहते हैं। ये वायु में और दूसरे पौधे को संक्रमित करेंगे। इस तरह से हवा के माध्यम से फैलते रहेंगे, संचरित होते रहेंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये देखिए इस तरह से आसपास के पौधे हैं उनको संक्रमित करते जाएंगे। ये इस आसपास के पौधे की कोशिका पर प्रवेश किया और जो वातरंध्र होते हैं उसके माध्यम से ये अपना कवक तंतु बनाता है, कवक तंतु अंदर प्रवेश करवाता है और वृद्धि करता है। ये इस तरह से पौधों की कोशिका में प्रवेश किया, वाहक तंतु बनाए और पौधों से इस तरह से अंदर ये कवक तंतु बना करके और वृद्धि गुणन कर रहा है देखो, और पौधे का पोषण प्राप्त कर लेता है, इसलिए पौधे बौने रह जाते हैं। इस तरह से बहुत ही तीव्रता से ये वृद्धि कर रहे हैं और फिर वही प्रक्रिया आ जाती है कि ये हवा के माध्यम से संचरित होते रहते हैं और अगले पौधों को संक्रमित करते जाएंगे। तो इस तरह से ये संचरण फैलता जाता है, महामारी का रूप ले लेता है, पूरे के पूरे पौधे जो लगभग है संक्रमित हो जाते हैं। तो ये एक यूरेडो बीजाणु की स्ट्रक्चर हो गई। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर ये आ गया टीलियो बीजाणु। ये तो एक यूरेडो बीजाणु और ये टीलियो बीजाणु। यूरेडो बीजाणु से फिर टीलियो बीजाणु का निर्माण होता है। टीलियो बीजाणु में देखिए ये एक कोशिका की रचना है, अभी धीरे धीरे दो कोशिका की रचना बन जाती है और हर कोशिका में एक एक केंद्रक, तो दो केंद्रक भी बन जाते हैं इसमें। तो ये टीलियो स्पोर्स बन गए, इसमें टीलियो बीजाणु बन गए। अब ये टीलियो बीजाणु बनने के बाद इस पर बेसिडियम बनेगा। थोड़ा सा मैं बैक ले लेती हूँ वीडियो को। ये देखिए इस तरह से ये टीलियो बीजाणु बन गए। पहले तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको वीडियो में, यहाँ पर देखिए ये पहले यूरेडो बीजाणु थे, यूरेडो बीजाणु कन्वर्ट हुए टीलियो बीजाणु के अंदर, ये टीलियो बीजाणु में परिवर्तित हो गए और टीलियो बीजाणु में बदलने के बाद धीरे धीरे इन पर बेसिडियम का निर्माण होता है, प्रोबेसिडियम बनेगा और उस पर बेसिडियो बीजाणु। ये देखिए इस तरह से अंकुरित हो रहा है और अंकुरित होने पर ये अंगुलीनुमा उभार की रचना बन रही है। ये जो अंगुलीनुमा उभार की तरह रचना जो दिख रही है इसको प्रोबेसिडियम कहा जाता है और उस प्रोबेसिडियम पर बेसिडियो बीजाणु बनेंगे। ये देखिए इस तरह से ये बीजाणु बन रहे हैं, ये बेसिडियो बीजाणु बन गए, ये प्रोबेसिडियम बना। यहाँ पर जो हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो हो गई प्रोबेसिडियम की। यहाँ पर देखिए इसका फोटो है, यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर चलिए आगे देखिए। ये आपको मैं ये बता देती हूँ, यहाँ पर हम ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये अंगुली की तरह उभार निकल रहा है, ये प्रोबेसिडियम हो गया और इस पर ये बेसिडियो बीजाणु बन गए। तो यहाँ पर ये इसका जीवन चक्र में बेसिडियो बीजाणु तक था। ये जो पूरी स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं ये पूरी गेहूं के ऊपर है, यानी इसका जो पहला परपोषी प्राथमिक परपोषी है, ये सब जो हम बीजाणु देख रहे हैं यानी यूरेडो बीजाणु से लेकर टीलियो बीजाणु और प्रोबेसिडियम फिर बेसिडियो बीजाणु, ये स्ट्रक्चर थी गेहूं के पौधे पर। अब ये आगे जाएंगे, ये क्या होंगे, बीजाणु हवा के माध्यम से संचरित होंगे, फैलेंगे और ये जाएंगे बारबेरिस की जो झाड़ियाँ होती है, झाड़ियों वाले पौधे को संक्रमित करेंगे। ये देखिए हवा के द्वारा संचरित हुए और ये संचरित होकर के बेसिडियो बीजाणु पहुंचेंगे जो बारबेरिस झाड़ी वाले पौधे हैं। ये देखिए इस तरह से ये जो झाड़ी वाले पौधे हैं उनकी सतह पर ये पहुंचे पत्तियों पर और पहुंचने के बाद वहाँ पर ये संक्रमण फैलाए। और मैंने पहले बताया था आपको जीवन चक्र के डायग्राम में, यहाँ पर देखिए फ्लास्क नुमा रचना बन गई। ये जो रचना हम देख रहे हैं ना फ्लास्क की तरह, ये फ्लास्क नुमा रचना बन गई। यहाँ पर ये इधर भी ये फ्लास्क की तरह रचना बन गई। ये जो रचना हम देख रहे हैं ये फ्लास्क नुमा रचना, ये कहलाती है पिकनिया
और इस पिकनिया के अंदर देखिए लंबे लंबे तंतुनुमा ये पिकनियों बीजाणु बन रहे हैं, कवक तंतु बन रहे हैं, इन पर पिकनियों बीजाणु बनेंगे। और ये देखिए इस तरह से ये पिकनियों बीजाणु जो है ये संचरित हो रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं, फ्लास्क में पहुंच रहे हैं। और ये बीजाणु फिर जनन करेंगे, संयुक्त हो गए देखिए यहाँ पर। और संयुक्त होने के बाद इनसे जो बीजाणु बने वो अंकुरित हो गए, और ये देखिए यहाँ पर कवक तंतु बन गए। ये बीजाणु यहाँ पर जो पिकनियों बीजाणु जो संचरित हुए थे वो अगुणित, ये बीजाणु जो बने थे ना वो अगुणित थे। अगुणित का मतलब हो गया कि जो गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है, अर्धसूत्री विभाजन से जो बने थे बीजाणु, तो ये अगुणित थे और वो आपस में संयोजित हो गए अलग अलग। और संयोजित होने से पर वापस ये द्विगुणित हो गए और ये अंकुरित होकर के इस तरह से कवक जाल बनाते हैं। ये जाल नुमा रचना बन गई, इनका कवक जाल बन गया। और फिर धीरे धीरे ये आगे की ओर ईसीओ बीजाणु का निर्माण करेंगे। देखिए नीचे की सतह पर ये फ्लास्क नुमा रचना बनाएंगे और उसमें बीजाणु बनेंगे। ये बीजाणु हो गए ईसीओ बीजाणु। और ये देखिए एक तरह की श्रृंखला में उपस्थित है। इस तरह से ये बीजाणु जो है ना एक श्रृंखला में उपस्थित है। तो देखिए ये बीजाणु की श्रृंखला बन गई ईसीओ बीजाणु। अब ये ईसीओ बीजाणु जो होंगे ना डिलीट कर देती हूँ, पहले ज़्यादा फोटो आ गई है। बहुत ही ज़्यादा फोटोज़ बन गई है। अब देखिए यहाँ पर ये वीडियो को मैं छोटा कर देती हूँ आपको ये फ़ोटो एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर ये हो गए फ्लास्क नुमा रचना जो हमें दिख रही है ना, ये इस तरह से नीचे की ओर यहाँ पर इसमें बन रहे हैं। ये जो बीजाणु दिख रहे हैं वो ईसीओ बीजाणु। ये पिकनो बीजाणुओं का जो पिकनिया था उससे कवक तंतु जो बने थे उन्होंने पत्ती की निचली सतह पर, वो पत्ती की ऊपरी सतह थी और ये पत्ती की निचली सतह है, तो पत्ती की निचली सतह पर ये बने हैं ईसीओ बीजाणु। ठीक है। और ये देखिए एक पंक्तिबद्ध एक श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित है, एक श्रृंखला की तरह व्यवस्थित है। और बाद में ये बीजाणु क्या होंगे कि ये वायु के माध्यम से संचरित हो जाएंगे और संचरित होकर के वीडियो को हम आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ हमने इसका जीवन लाइफ साइकिल देखी थी वीडियो में, किस तरह से ये संचरित कर रहे थे। अब हम देखते हैं अगली इसकी प्रबंधन की बात। ये तो हमने इसका लाइफ साइकिल पढ़ लिया। जो लाइफ साइकिल इसका होता है, जो काला रोली रोग में हमने लाइफ साइकिल पढ़ा था, ये इस तरह का जो भी मैंने बताया था, ये स्थिति अंतिम स्थिति देखी थी हमने वीडियो में, ईसीओ बीजाणु, और ये इस तरह से संचरित होकर के अगली गेहूं की फसल को, नए जो फसल होती है उसको संक्रमित करते हैं। ये पूरा का पूरा लाइफ साइकिल सेम रोली रोग का, काला रोली रोग, पीला रोली रोग और जो भूरा रोली रोग है, तीनों में ये सेम लाइफ साइकिल रहती है। यही बीजाणु बनते हैं क्योंकि ये एक ही हम स्पीसीज कह सकते हैं, एक ही प्रजाति के ये कवक है।
तो टिट्रिकम के हैं ना, जो हम कहते हैं जैसे पक्सीनिया, तो सारे ही पक्सीनिया वंश इनका एक ही है, जाति अलग अलग है, यहाँ पर एक ही वंश के हैं, इसलिए इनकी लाइफ साइकिल जो है वो एक समान रहेगी। तीनों रोली रोग जो हम पढ़ेंगे, तीनों का ये जीवन चक्र एक समान है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनका प्रबंधन की बात करते हैं। जो काला रोली रोग है उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, तो हम बुक के अकॉर्डिंग चले तो प्रबंधन जो मैनेजमेंट है वो 3 टाइप्स में बताया गया है। जैसे कि पहला हम बात करें शस्य प्रबंधन, यानी कृषि जो है कार्यों से, कृषि कार्यों से हम इसको कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं, तो उसको शस्य प्रबंधन कहा जाता है। तो उसमें पहले क्या कर सकते हैं कि गेहूं के जो पौधे संक्रमित हैं वो उन संक्रमित पौधों को हमें हटा देना चाहिए। दूसरी चीज़, जो शीघ्र पकने वाली फसल है, जो फसल शीघ्र पक जाती है वो फसल हमें बोनी चाहिए, क्योंकि फसल शीघ्र पक जाएगी, पकने वाली फसल होगी, जल्दी पक जाएगी, तो ये जब तक इसका संक्रमण फैलेगा, ये यूरोडे बीजाणु पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में संचरित होकर आएंगे, तब तक फसल परिपक्व हो चुकी होगी और हम उसको ले चुके होंगे फसल को, तो इसका संक्रमण का भय नहीं रहेगा। तो हमें या तो शीघ्र पकने वाली फसल काम में लेनी चाहिए, या फिर हम अगर फसल ले रहे हैं जो देरी से पक रही है तो उसकी बुआई जल्दी कर देनी चाहिए, ताकि उसका संक्रमण जो है प्रभाव कम हो जाए। दूसरी चीज़, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, यानी खेत में जब हम उर्वरक काम में लेते हैं उनकी निश्चित संतुलित मात्रा होनी चाहिए, और संतुलित सिंचाई की जानी, पानी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि नमी होती है तो ये ज़्यादा संक्रमण फैलाते हैं, ये अधिक संक्रमित करते हैं। नेक्स्ट, जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन से मतलब हो गया कि इसको जैविक रूप से हम किस तरह से रोक सकते हैं। उसके लिए हम अलग अलग किस्में इसकी काम में लेते हैं कि गेहूं की अलग अलग किस्में हम इसकी बुआई करें तो ये इस रोग के प्रति प्रतिरोधी होती है, या फिर इस रोग का जो संक्रमण है उसका प्रभाव उन पर कम होता है। तो वो प्रतिरोधी किस्में जैसे HPW 217, ये अलग अलग इसकी किस्में हैं, 217, 224 और 228 HPW की। इसी तरह HS की है 375, 443, 456 और 460। इसी तरह VL 867, 868, PBW 525, 530 और UP 2594। ये इसकी अलग अलग किस्में हो गई जो इसके प्रति प्रतिरोधी होती है, या इन पर इनका प्रभाव, इन फसलों पर या इन किस्मों पर इस रोग के प्रभाव थोड़ा कम होता है, लक्षण मुश्किल से या कम प्रकट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके रासायनिक प्रबंधन की। तो रासायनिक प्रबंधन के अंदर जो है, जब रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, रोग के लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं कि भी बालियों पर धीरे धीरे स्पॉट बनने लगे, पौधों पर, तनों पर, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ट्राई एडिमेफोन, ये जो दवा है ट्राई एडिमेफोन, इसका हम छिड़काव करेंगे और मात्रा इसकी होगी 0.2%। इसके 2 छिड़काव होंगे 7 दिन से लेकर 20 दिन के अंतर पर, यानी 7 से 20 दिन के अंतर पर। जैसे एक बार इस दवा का छिड़काव कर दिया तो अगले 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन बाद इसका वापस छिड़काव करना है। तो 2 छिड़काव हो जाने चाहिए 20 दिन के अंतर पर, 7 से लेकर 20 दिन के अंतर पर। जैसे संक्रमण अधिक है तो 7 दिन के अंतर पर करना पड़ेगा, संक्रमण थोड़ा कम है तो हम थोड़ा गैप ज़्यादा दे सकते हैं, 10 दिन 15 दिन के गैप से कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकार्बोक्सिन, यानी अगर ये उपलब्ध नहीं है तो हम ये दवा ले सकते हैं काम में। वैसे उपलब्ध तो सारी होती है लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में नहीं हो पाती है, तो अगली दवा है ऑक्सीकार्बोक्सिन। तो हम ऑक्सीकार्बोक्सिन, ये एक सर्वांगी कवकनाशी है, यानी सर्वांगी कवकनाशी का मतलब हो गया कि किसी भी प्रकार के कवक है, किसी उसकी प्रकार का कोई भी किसी तरह का बीजाणु है, उन सब को ये नष्ट करती है। तो ये एक सर्वांगी कवकनाशी है, सर्व प्लस अंगी, सभी अंगों में, कवक के सभी अंगों में प्रवेश कर जाती है और उसको नष्ट कर देती है। तो 20 cc की मात्रा इसके 4 से 5 छिड़काव 8 से 10 दिन के अंतर पर करने पड़ते हैं, यानी 8 से 10 दिन का अंतर होगा। जैसे पहला छिड़काव किया, 8-10 दिन बाद दूसरा छिड़काव, फिर 8-10 दिन बाद तीसरा, तो इस तरह से इसके टोटल 4 छिड़काव हो जाते हैं 8 से 10 दिन के अंतर पर।